फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है वीडियो बहुत लेट मैं रिकॉर्ड किया। और आज ये समझ लीजिए कि ऐसी घटना घटी कि मैंने 2 बार वीडियो को रिकॉर्ड किया। एक बार जो है लगभग आधा घंटा रिकॉर्ड हुआ था, तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आगे रिकॉर्ड ही नहीं हो सका। और दूसरी बार जो है पूरा का पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया लगभग 1 घंटे का, और मैंने बैटरी जो है ऑन करना भूल गया। अब उसकी वजह से उस पूरे वीडियो में कहीं भी आवाज़ ही नहीं थी, आवाज़ ही नहीं आई। इस वजह से उस वीडियो को पूरा का पूरा लोड किया, और लोड करने के बाद जब देखा कि आवाज़ नहीं है तो डिलीट करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज जो है बहुत मेरा टाइम वेस्टेज हुआ, और काफ़ी नुकसान भी हुआ। लगातार दो दो बार जो है 2-2 घंटे बोलना। तो फ्रेंड्स, ये तीसरी बार मैं वीडियो लोड कर रहा हूँ। और इसमें जो है, आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने आर्टिकल पर चलते हैं। आज जो आर्टिकल है आया है द हिंदू में, वो है भारतीय रेसलर आंदोलन और उनका न्याय। ये संबंधित भारतीय रेसलर आंदोलन पिछले द हिंदू जो है उसमें लगभग 15-20 दिनों से या कुछ महीनों से द हिंदू में 3 आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। पहला आर्टिकल है एक तो मणिपुर की घटना से संबंधित है। मणिपुर की घटना का अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है, इस वजह से उसमें लगातार आर्टिकल आ रहे हैं, और तब तक आएंगे जब तक कोई उसका स्थायी समाधान नहीं निकल सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल के बीच खींचातानी जो हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बार बार आर्डर जारी करता है कि राज्यपाल अपने बिल को वापस नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो है, ये रेसलर आंदोलन पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। और रेसलर आंदोलन जो है वो बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। यहाँ तक कि इतना हाई प्रोफाइल है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको इंटरफेयर करना पड़ा। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा एक एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो पिछले कुछ वर्ष में जो राइटर कह रहे हैं कि पिछले जो कुछ वर्षों में भारत में विरोध की जो राजनीति है, विरोध की राजनीति वो बढ़ी है। अब विरोध की जो राजनीति है वो बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और ये जो विरोध करने की राजनीति है, यह जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कहीं न कहीं उनके अधिकारों शिकायतों को सुनने का एक मौका प्रदान करती है। अगर बात करें सन 2012 में जो है निर्भया को लेकर के जिस तरीके से विरोध हुआ था, उस पर यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, यूपीए की जो सरकार थी, उसको नए आपराधिक कानून अधिनियम 2013 की शुरुआत के माध्यम से नीतिगत स्तर पर एवं हिंसा के मुद्दों को संबंधित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो यहाँ पर जो है राइटर कह रहे हैं कि 2012 में अगर निर्भया का कांड देखा जाए तो इस तरीके से जो निर्भया का कांड था वो इतना ज़बरदस्त पूरे देश में मध्यम वर्ग, एलिट वर्ग, हर वर्ग जो है सड़क पर लेकर के उतरा। पूरा देश में एक तरीके का इस तरीके से आंदोलन हुआ कि जो वर्तमान समय की यूपीए की उस समय गवर्नमेंट थी, उसको जो है नए आपराधिक कानून में संशोधन करना पड़ा, और उसको एक नीतिगत और हिंसा के मुद्दों को उसमें शामिल करना पड़ा। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो भारतीय रेसलर हैं, भारतीय रेसलर पिछले 4 महीनों से जो है लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। जो बीजेपी के कैसगंज जिला से सांसद हैं बृजभूषण सिंह, उनकी पकड़ बहुत दूर तक है, और एक तरीके से वो हाई प्रोफाइल एलिट वर्ग में आते हैं। तो उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, भारतीय रेसलर कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरफेयर किया दिल्ली पुलिस के ऊपर, तब जा कर के उनका जो एफआईआर है दर्ज हुआ रेसलरों का इनके खिलाफ। और इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो यौन उत्पीड़न का लगाया गया है, और इनकी जो है गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अब इनके खिलाफ जो है पहलवानों के द्वारा जो है गृह मंत्री और खेल मंत्री, इन दोनों से बातचीत किया गया, किंतु इनको जो है गिरफ्तार करने की जो मांग थी, जो गिरफ्तार इनको किया जाना था, जो गिरफ्तारी के लिए रेसलर्स कह रहे थे, वो गिरफ्तारी अभी भी नहीं बन पाई। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि इनको किसी भी राजनीतिक निंदा का सामना करना नहीं पड़ रहा है। यानी कि ये इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल हैं, अगर इनकी जगह कोई दूसरा होता, या फिर एक ऐसा पर्सन होता जिसकी कोई पॉलिटिकल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स में रिलेशंस नहीं है, पहुंच नहीं है, तो अब तक जो है कैबिनेट मंत्री सब जो है एकजुट होकर के उसको सज़ा दिलाने के लिए बाध्य हो जाते और तरह तरीके की बातें करते। लेकिन है क्या कि ये मैटर बहुत ही हाई प्रोफाइल है, इसलिए कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, कोई भी मेंबर, कोई भी एमएलए जो है यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी में कुछ छुटमुट बोल करके निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी लोग जो है बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर
जाहिर सी बात है, क्यों क्यों बोलेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनका भी कोई न कोई मैटर जो है वो मिला हुआ होगा। और जिस तरीके से ये बोल नहीं रहे हैं, जाहिर सी बात है कि यह एक संस्थागत जो प्रणाली है, हमारी जो डेमोक्रेसी की सिस्टम है, डेमोक्रेसी की जो मैकेनिज्म है, प्रणाली है, उसको जो है विफल कर रहे हैं। यानी कि डेमोक्रेसी में जो लॉ मेंटेनेंस के लिए हमारा सिस्टम वर्क करता है, पहलवान उसकी होप लेकर के, उम्मीद लेकर के गवर्नमेंट के खिलाफ अगेंस्ट में जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था है वर्तमान की, उस पर से विश्वास उठ रहा है और जो राज्य पर दबाव बना करके इनको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है, पहलवानों के द्वारा जो ये युद्ध स्तर पर आंदोलन किए जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं पूरी व्यवस्था को फेल कर रहे हैं। तो विरोध को अगर विशेष पैमाने पर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात है सपोर्ट करने की। तो सपोर्ट कौन कर रहा है? नागरिक समाज जो है, विशेष रूप से श्रमिक हैं, किसान हैं, महिला हैं, छात्र हैं, युवक हैं, यानी कि का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से कुछ समर्थन मिला है। यानी कि पूर्ण राइटर का कहना है कि ये जो संगठन समर्थन कर रहे हैं, इनका पूर्ण रूप से कोई समर्थन नहीं मिला हुआ है। और जब पूर्ण रूप से समर्थन नहीं, देखिए क्या होता है कि जब आप कोई क्रांति करते हो, आंदोलन करते हो, किसी के अगेंस्ट में कुछ करते हो, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। जितनी ज़्यादा जन भागीदारी होगी, उतनी ही ज़्यादा जो है सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी आगे आएगा, जैसे देखिए कृषि बिल पे क्या हुआ था, इसी गवर्नमेंट में कृषि बिल पर क्या हुआ था। कृषि बिल पर पूरे देश में एक तरफा माहौल खड़ा किया गया इस गवर्नमेंट के खिलाफ में, और एनआरसी सीए के मुद्दे को लेकर के बहुत ज़बरदस्त डिबेट हुआ पूरे देश में, तो सरकार झुक गई। और इस मुद्दे पर जो रिसलर का मुद्दा है, उसको पता है कि एक छोटा सा वर्ग जो है अगेंस्ट कर रहा है, कुछ चंद लोग हैं, इनको चाहे जैसे हम कंट्रोल कर लेंगे, चाहे जब कंट्रोल कर लेंगे। तो इसलिए सरकार जो है और मीडिया भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो यही राइटर यही कह रहे हैं कि ये जो रेसलर का वर्तमान विरोध प्रदर्शन है, ये जनता के समर्थन की तुलना में बहुत छोटा है। जैसे यूपीए की सरकार के दौरान हुआ करता था, जनता क्या थी, रैली लेकर के सड़कों पर निकल चुकी थी। जो लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनको पुलिस के द्वारा घसीटा जा रहा है। अभी आपने देखा था कि संसद भवन पे जब जो संसद भवन है, पार्लियामेंट है, उनका क्या हुआ था, उनका इनॉग्रेशन हो रहा था, तो उनको जो है पुलिस के द्वारा घसीटा गया। मौजूदा शासन के तहत विरोध निस्संदेह कठिन है। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, वो जो है वहाँ पर विरोध करना बहुत कठिन है, क्योंकि यूपीए की सरकार जो थी वो कुछ भी करती थी, लेकिन अगर विरोध होता था तो उसको एंटी नेशनलिज्म करार नहीं देती थी। यह जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कहीं न कहीं उल्लंघन करता है कि अगर व्यक्ति सरकार की किसी पॉलिसी से असंतुष्ट है, अगर वो कुछ लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, अपने सामाजिक, न्यायिक, आर्थिक, इन सब के हितों की बात कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट क्या काम करती है, तुरंत के तुरंत उसको राष्ट्र विरोधी करार दे देती है। और राष्ट्र विरोधी करार करके इतना ज़्यादा आईटी सेल और जगह जगह प्रचार किया जाता है कि वो आंदोलन अपने आप जो है निस्तेज हो जाता है। तो अभी जो मैंने बात की कि अगर समर्थन बहुत ज़्यादा रहता है तो सरकार जो है, समर्थन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़बरदस्त सरकार डाउन होती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो विवादास्पद कृषि कानून और एनआरसी सीए पर सरकार पीछे हटी थी, वो केवल और केवल मैक्सिमम जन सपोर्ट के कारण ही ये सब पॉसिबल हुआ था। अगर वर्गीय राजनीति के संदर्भ में बात करें, तो जो वर्गीय राजनीति यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिया गया है कि वर्गीय राजनीति क्या है, एक तरीके से अगर संदर्भ देखा जाए तो अगर भारतीय महिला आंदोलन की बात की जाए, तो भारतीय महिला आंदोलन जो है, महिलाओं के खिलाफ जो यौन हिंसा होता है, उसके इर्द गिर्द संगठित होने का लंबा इतिहास रहा है। अतीत में भी सड़कों पर सीधी कार्रवाई का आयोजन किया गया है, लेकिन इस बार जो वामपंथी समूह हैं और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ को छोड़कर महिला समूह बड़े पैमाने पर कार्यवाही में गायब रहे हैं। और उनकी जो कार्यवाही में गायब रहने का कारण है, वो केवल और केवल यही है, राष्ट्र विरोधी उनको शामिल कर देना। यानी कि जो पहली चीज़ कि इसमें इंटरेस्ट कौन ले रहा है, इंटरेस्ट वो लोग ले रहे हैं, इंटरेस्ट जो है एक छोटा सा समुदाय है जहाँ पर इन खिलाड़ियों की पहचान बनाने में काम किया है। श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, युवक वर्ग, 2-4-6-10 और लोग, तो ये एक छोटा सा वर्ग है। बाकी जो मध्यम वर्ग मैक्सिमम लीड करता है हर आंदोलन का, हर परिवर्तन का, वो यहाँ से गायब है। महिला वर्ग जो है, जो निर्भया कांड हुआ था उसमें मध्यम वर्ग की महिला, मध्यम वर्ग के पुरुष
पुरुष वर्ग सड़कों पर शामिल थे, वो यहाँ से गायब है। इलिट वर्ग कोई इलिट वर्ग से कोई लेना देना ही नहीं है, इलिट वर्ग गायब है, पॉलिटिकल लोग गायब हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे वामपंथी समूह और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला, ये ये 2-3 ऐसे समूह हैं जो इनके साथ में हैं। बाकी जो देश से निकलना चाहिए, अपने घरों से निकल करके बातें करनी चाहिए, वो लोग नहीं हैं। तो यह जो मुद्दा है निर्भया से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि निर्भया के मामले में पुरुष समाज का वर्ग भी शामिल था और बड़े पैमाने पर इसने इंडिया गेट को अवरुद्ध कर दिया था। ऐसा इस बार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि राइटर का जो इशारा है वो वर्गीय राजनीति की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि एक छोटा सा वर्ग इसमें शामिल है, मैक्सिमम लोग शामिल नहीं है। और निर्भया से अलग होने का कारण बता रहे हैं कि यह मैटर जो है निर्भया से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि नेचर तो सेम है, यौन उत्पीड़न दोनों को हुआ है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग है। तो अगर कुश्ती की बात करें तो कुश्ती जो है भारतीय संस्कृति में गहराई से समाई हुई है। और गहराई से समाने का मतलब है कि खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें पारंपरिक कुश्ती को भारत में क्रिकेट जैसे जब ये जो कुश्ती है ग्रामीण क्षेत्र का बहुत ज़बरदस्त पहलू होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जब ये कुश्ती अभी भी जो है वो चालू है, लोग इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं। लेकिन इसको जो है जैसे हमारे देश में, भारत देश में क्रिकेट को दर्जा दिया गया है, एक स्तर दिया गया है, लोग बहुत चाव से देखते हैं, उस तरीके से कुश्ती में जो है इस तरीके का कोई भी समर्थन या दर्जा नहीं प्राप्त है। अगर विरोध का स्तर देखा जाए तो विरोध करने वाले में ज़्यादातर जो पहलवान हैं वो मामूली आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इन्हीं खेलों की वजह से उनको जो है सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को एक उपाय प्राप्त करने में मदद प्राप्त हुई है। यानी कि इन्हीं खेलों के माध्यम से उनको जो है एक पहचान मिली है, लोग उनको जानते हैं। नहीं तो इलिट वर्ग को छोड़ करके, पॉलिटिकल वर्ग को छोड़ करके बाकी कौन किसको जानता है। इस आंदोलन में जो रुचि की कमी है वो वर्गीय राजनीति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जैसा कि मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ आपको कि वर्गीय जो राजनीति है केवल और केवल जो इनके सपोर्टर हैं उसी के संदर्भ में राइटर बात कर रहे हैं कि जो इनके लोग होते हैं, जो जहाँ से जिस बैकग्राउंड से आते हैं, केवल और केवल वही लोग जो है इसमें शामिल हैं। तो एक वर्गीय राजनीति के संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। अब यहाँ बात आती है अन्ना हजारे आंदोलन 2011 और निर्भया विरोध में मध्यम वर्ग की सक्रिय भागीदारी। ये दोनों जो है एक विपरीत तस्वीर प्रस्तुत करती है, जो इस वर्ग द्वारा सामाजिक सक्रियता को दिए गए महत्व को उजागर करती है। यानी कि जो अन्ना हजारे आंदोलन सन 2011 में हुआ था और निर्भया विरोध में जिस तरीके से मध्यम वर्ग ने अपनी बेहतरीन ढंग की सक्रियता निभाई थी पूरे देश में, एक तरीके से उस दौरान की याद दिला दिया था जैसे महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। तो इस बार क्या हुआ कि तस्वीर एकदम उल्टी है। ये जो दोनों मध्यम वर्ग हैं ये पूरी तरीके से गायब हैं और एक छोटा सा समुदाय, छोटा सा वर्ग इनको जो है सपोर्ट कर रहा है। अब दो आंदोलनों में हुआ क्या था कि ये जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, एक ये आंदोलन, और जो निर्भया विरोध हुआ था ये आंदोलन, ये दोनों आंदोलन जो है ये दोनों आंदोलनों में पूरी की पूरी जो भारतीय राजनीति की विरोध करने की नींव होती है, जो भारतीय राजनीति में सरकार के खिलाफ लोग जाते हैं, पूरा का पूरा राजनीतिक नींव हिला दिया गया था और राजनीतिक संवाद के केंद्र चरण में पहुंचा दिया था। भ्रष्टाचार जो विरोधी अभियान है हिंदुत्व की राजनीति के विरुद्ध नहीं था, वास्तव में वो एक अभियान था, एक आंदोलन था। हालांकि उसका जो परिणाम है वो उस आंदोलन के अनुरूप अभी तक नहीं आया, लेकिन हाँ ये था कि एक नई जो है धारा भारत में जन्म लिया था। वास्तव में इसके प्रतीकों और नारों को अपनाने से इसमें व्यापक समर्थन का इजाफा हुआ। तो इसमें जो है व्यापक समर्थन आया, पूरे देश में मध्यम वर्ग में एक चेतना जागृत हुई। शहरी मध्यम वर्ग, यहाँ पर राइटर जो है शहरी मध्यम वर्ग की बात करते हैं कि जो शहरी मध्यम वर्ग केवल और केवल जो अपने काम से काम मतलब रखता है, खास करके सिटी मिडिल वर्ग, वो नौ उदारवाद से प्रभावित हुआ। और नौ उदारवाद का मतलब है कि जैसे जैसे इकॉनमी बंधन से मुक्त होती है, प्राइवेटाइजेशन आता है, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, लोग आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्र होते हैं, तो वैसे वैसे मध्यम वर्ग जो है वो मध्यम वर्ग का एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है और वो इस अवसर का लाभ उठाता है। लाभ कैसे उठाता है कि अगर वो आर्थिक रूप से, यानी कि आर्थिक रूप से उसका व्यापक विस्तार हुआ है, मैक्सिमम मध्यम वर्ग देश में जन्म लिया है, उनकी
संख्या बढ़ रही है। तो जहाँ कहीं भी आंदोलन होता है, जहाँ कहीं भी कोई परिवर्तन की बात होती है, अगर पूरे समाज की बात हो रही है तो मध्यम वर्ग वहाँ पर पहुँच करके अपना योगदान देता है। और ये जो है पिछले 3 दशकों से ये जो है जो शहरी मध्यम वर्ग है, जब से उदारवादी अर्थव्यवस्था प्रारंभ हुई है, यानी कि जो 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद से जो इकॉनमी आई है, वहाँ से लाभ उठा रहा है। यानी कि 3 दशक से ये जो है अपना प्रॉफिट का मतलब ये अपना विस्तार कर रहा है। आर्थिक उदारीकरण द्वारा जो संचालित निजी क्षेत्र के आर्थिक जब उदारीकरण होता है तो जो निजी क्षेत्र होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, वो एक तरीके से बूम करता है, उछाल करता है, बूस्ट करता है। उसके माध्यम से आर्थिक जो सुधार होते हैं उसमें मध्यम वर्ग का विस्तार होता है। यह वर्ग है यह वर्ग जो आर्थिक विस्तार मतलब कि आर्थिक उदारीकरण के बाद मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ था, यह वही वर्ग था जो जब इंडिया साइनिंग इंडिया का नारा लगाया गया था, तो साइनिंग इंडिया में यही वर्ग ऐसा था जो मंत्रमुग्ध था। साइनिंग इंडिया को लेकर के जो शहरीकरण था यही वर्ग था। और उसके बाद जब गवर्नमेंट बदली तो तत्काल जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके खिलाफ उन्होंने पहले से समर्थन दिया, क्योंकि यूपीए की जो गवर्नमेंट थी वो अधिकार आधारित कानून और अन्य व्यापक आधारित सामाजिक नीतियों को पेश किया। तो ये जो मिडिल वर्ग था, नव उदारवाद के समय में व्यापक रूप से विस्तृत हुआ, इसने जो है यूपीए के गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। क्योंकि ये इनके अधिकारों को और व्यापक आधारित सामाजिक नीतियों को पेश करने के लिए कानून लेकर के आया। लेकिन इनकी जो बदलती राजनीतिक वफादारी, यानी कि राजनीतिक रूप से ये बदलते रहते हैं, कभी यूपीए में तो कभी बीजेपी में, कभी एनडीए में यानी कि मध्यम वर्ग का पलड़ा जहाँ पर भारी रहता है वही गवर्नमेंट बनती है। तो एक वैचारिक स्थिरता को दर्शाती है। यहाँ पर राइटर वैचारिक स्थिरता की बात करते हैं। वैचारिक रूप से ये जो है स्थिर रहते हैं कि कुछ दिन इनको, जैसे एक ट्रायल होता है उसी तरीके से वैचारिक स्थिरता लेकर के चलते हैं। और यहाँ पर वैचारिक स्थिरता का एक मीनिंग्स ये भी है कि जब कभी भी ऐसी कोई बात, परिवर्तन की बात आती है, आंदोलन की बात आती है, तो ये लोग वैचारिक रूप से स्थिर रहते हैं। तब तक स्थिर रहेंगे, तब तक इनके विचारों में हलचल नहीं जन्म लेगा, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे यही आंदोलन है, जब तक इनके ऊपर सीधा सीधा अटैक ना हो, जब तक मध्यम वर्ग तभी आगे बढ़ता है जब उसके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगे, तब जाकर के वो जागृत होता है। और ये जो है मध्यम वर्ग की विशेषता होती है कि पहली चीज़ कि मध्यम वर्ग जो है दोनों में रहता है, इसीलिए वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। जो हिंदुत्व के प्रति अपनी संयुक्त भक्ति, और दूसरा नव उदारवाद, ये दोनों समाहित गुण उसमें विशेष रूप से पाए जाते हैं। अपनी जो भक्ति हिंदुत्व के प्रति है वो छोड़ता नहीं है, और जो नव उदारवाद से प्रॉफिट लेने की बात करती है, मध्यम वर्ग के विस्तार की बात होती है, उसको वो जाने नहीं देता। तो ये दोनों जो है मध्यम वर्ग की फुल विशेषता है। यूपीए के दौरान जब निर्भया कांड हुआ, पहले तो सपोर्ट करके अलायंस बनवाया, यूपीए की गवर्नमेंट आई। यूपीए 2004 से लेकर के 2014 तक जो है यूपीए की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे सपोर्ट था। फिर इसके बाद निर्भया कांड हुआ 2012 में, फिर 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन था। एक तरीके से यही मध्यम वर्ग था जो यूपीए को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। और इसके बाद जो खेल मंत्री थे, जो घोटाला किए थे, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, तरीके से जो घोटाला हो रहे थे, विपक्षी पार्टियां भी जोर शोर से हल्ला मचा रही थी। तो ये जो मध्यम वर्ग था, ये एक तरीके से यूपीए को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन अभी करंट सिचुएशंस क्या है, वर्तमान समय में यही वह वर्ग है जो मौजूदा व्यवस्था को दृढ़ता से समर्थन कर रहा है। यानी कि जो मौजूदा व्यवस्था में रूलिंग पार्टी में जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, वह कहीं न कहीं इसको जो है समर्थन कर रहा है, उसके अगेंस्ट में नहीं जा रहा है। अगर अगेंस्ट में जाता तो जाहिर सी बात है सरकार अब तक घुटने टेक दी होती और बृजभूषण सिंह अभी तक जेल में होते। और यौन हिंसा के मुद्दों पर भी इसके खिलाफ जाने का कोई कारण राइटर नहीं देखते हैं। कहते हैं कि जब ये लोग अभी नहीं आए तो हमें नहीं लगता कि आगे ये लोग आएंगे। ध्रुवीकरण का रूप, अब ध्रुवीकरण का रूप कैसे दिया गया इसको, खाप पंचायत ही इसको सपोर्ट कर रही है। और खाप पंचायतों द्वारा जो दिया गया समर्थन है, वो समर्थन इस विरोध का सामना करने वाली जटिलताओं और चुनौतियों को रेखांकित करता है। यानी कि ये जो विरोध किया जा रहा है उसमें जटिलताएं कितनी आ रही हैं, चुनौतियां कौन है, चुनौतियां क्या हैं, बहुत सारे वर्ग का सपोर्ट नहीं मिलता,
जटिलताएं क्या हैं, पुलिस द्वारा इनको मारा जाता है, तरह तरह से सामना करना पड़ता है। तो उनका समर्थन सामाजिक जो पहलवान हैं उनकी सामाजिक पहचान पर प्रकाश डालता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जो इनका समर्थन है वो कहीं न कहीं सामाजिक पहचान पर इनका प्रकाश डालता है। पहचान के मुद्दे को राइटर कह रहे हैं ख़त्म किया जा सकता था, और वो ख़त्म तभी हो सकता था अगर पहलवानों की जो नागरिक समाज है उससे अधिक समर्थन मिला होता। यानी कि जैसा कि सरकार ये देख रही है कि एक छोटा सा वर्ग ही इनको सपोर्ट कर रहा है, और वही सपोर्ट कर रहा है जो इनकी सांस्कृतिक या सामाजिक पहचान है। तो ये जो पहचान की बात की है, पहचान का मुद्दा तो खत्म हो सकता था अगर इनको नागरिक सपोर्ट मिल गया होता, मैक्सिमम लोग देश में इनको सपोर्ट किए होते। फिर भी यह जात की राजनीति के बारे में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो यौन हिंसा उत्पीड़न हुई है, यह राजनीति, जातिगत राजनीति की बात नहीं है, यह बहुसंख्यकवादी राजनीति के बारे में है, जिसमें जो बयानबाजी की जाती है कि कानून अपना काम कर रहा है, जैसा कि पेपर में निकल करके आता है, कानून अपना काम करेगा, जांच होगी, तरीके से जो भी आएगा तो उसको तैयार स्वीकृत को प्रोत्साहित किया जाता है। बयानबाजी करके लोगों को कानून के प्रति विश्वास पैदा किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ राइटर कह रहे हैं कि यह भी माना जाता है कि जो शक्तिशाली वर्ग होता है, एलिट वर्ग होता है, पॉलिटिकल वर्ग होता है, ब्यूरोक्रेट वर्ग होता है, उस यानी कि कानून के समानांतर जो अपने साथ मानता है, लेकर के चलता है, उसमें कानून अपना काम नहीं करता। जैसे इस केस में हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि जो बृजभूषण सिंह हैं, इनका जो बैकग्राउंड है बहुत स्ट्रांग है, पहुंच बहुत दूर दूर तक है। इसीलिए सबसे मेन बात है कि इतना बड़ा मैटर हो रहा है, लेकिन भारतीय जो पीएम है एकदम मौन है, एक भी शब्द आज तक इस मुद्दे पर नहीं बोले हैं और न ही बोलेंगे आगे। ऐसा कोई भी बयानबाजी नहीं दिख रहा है कि वो बोल दें। और दूसरी चीज़ की ये पीएम की बहुत ही खराब आदत होती है कि जहाँ कहीं भी ऐसा मुद्दा आता है वो ऐसे मुद्दों पर चुप हो जाते हैं। तो इस तरीके से, और जब तक कानून जो है अपना काम इसमें नहीं करता, और जब तक कि नियत प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी कि जब तक कोई संस्था उस प्रक्रिया में इंटरफेयर न करे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में किया, अगर वो जब तक हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो कानून अपना काम नहीं करेगा। और हस्तक्षेप की जहाँ तक बात आती है, अगर कोर्ट की माने तो केवल कोर्ट ही कर सकता है और बाकी कोई नहीं करेगा। किंतु इस केस में जो है पुलिस के द्वारा पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार भी शामिल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो पार्लियामेंट का न्यू पार्लियामेंट जो बनी है, इनॉग्रेशन हो रहा था, वो इनॉग्रेशन के समय पुलिस के द्वारा किस तरीके से भारतीय रेसलर को उठा करके फेंका गया, घसीटा गया, मारा गया, कैसे कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार शामिल किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं भी कोई जांच नहीं, कहीं भी कोई कुछ नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। यह सीधे सीधे जो है संकेत देता है कि आज जो प्रेजेंट टाइम है, बहुसंख्यकवादी राजनीति द्वारा ध्रुवीकरण को बल दिया जा रहा है। यानी कि जो बहुसंख्यकवादी राजनीति है, जहां पर पॉलिटिकल मंच होता है, उसके तरह उसके आधार पर ध्रुवीकरण को बल मिल रहा है। कैसे? क्योंकि ध्रुवीकरण की जहाँ तक बात आती है, एक छोटा सा वर्ग है वही जो है विरोध कर रहा है, तो उसको लोग पोलराइजेशन की बात में तब्दील कर देते हैं कि यह एक जातीयगत मुद्दा है, किसी के प्रोत्साहन से यह हो रहा है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इसमें सरकार जान रही है कि एक छोटा सा वर्ग शामिल है, इसलिए वो ध्रुवीकरण करती रही है कि ये एक जातिगत मुद्दा है, इसीलिए ध्रुवीकरण को यहाँ पर बल दिया जा रहा है पॉलिटिकल मंचों के द्वारा। जो बहुसंख्यक राजनीति होती है उसके द्वारा बहुत सारे जो सरकार के सपोर्टर हैं वो भी कहते हैं कि ये एक ध्रुवीकरण की राजनीति है, एक वर्गीय राजनीति है। अब अगर मध्यम वर्ग की सक्रियता की बात करें तो यह उन मुद्दों और चिंताओं को प्राथमिकता देती है जो सीधे प्रभावित करते हैं। अक्सर मैंने जो बात बताई कि ये केवल उन्हीं मुद्दों और चिंताओं की बात करेंगे जो इनको प्रभावित करते हैं। अक्सर होता क्या है कि ये देखा जाता है कि जो वंचित वर्ग और समुदाय, जो मध्यम वर्ग है, वंचित वर्ग और समुदाय की जरूरत तथा संघर्ष की स्थिति जब होती है तो उसको लोग अनदेखी कर देते हैं, यानी कि जैसा मिडिल वर्ग करता है। यह आत्म ध्यान असमानताओं को कायम रख सकता है। यहाँ पर राइटर चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये जो मध्यम वर्ग आत्म ध्यान करके खुद पे सेंट्रल करने के लिए फोकस रहता है, वो कहीं न कहीं असमानताओं को कायम रख सकता है और व्यापक सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। वर्ग, जात, लिंग, अन्य कारकों के चौराहे पर अगर विचार किया जाए तो विफल रहने से सामाजिक वास्तविकता और हासिल की हुई आवाज की संकीर्ण समझ हो सकती है। यानी कि
एक तरीके से भेदभाव जन्म ले सकता है, न्याय पाने के लिए बाधा पहुंच सकती है, जो आवाज़ है न्याय के लिए वो संकीर्ण रूप से संकुचित हो सकती है, मैक्सिमम आवाज़ नहीं उठेगी, यानी कि जो सामाजिक स्तर होता है उसमें गिरावट का बिंदु देखा गया है। घटना में जो जन राजनीति और समतावादी विचार और आंदोलन के प्रति संदेह की भावना है, तो राइटर कह रहे हैं कि जो घटना है उसमें जन राजनीति की कोई बात ही नहीं है। राइटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं नहीं। समतावादी विचार, क्योंकि लोगों का रवैया अलग है, लोग उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, एक ध्रुवीकरण की बात कर दे रहे हैं। और आंदोलन के प्रति ये जो है संदेह की भावना रखे हुए हैं। यह प्रवृत्ति जो है मध्यम वर्ग और यहाँ तक कि जो उत्पीड़ित वर्ग है उसके बीच एक अभूतपूर्व शांति में योगदान देती है। ये देखिए यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि ये जो है एक मध्यम वर्ग है और ये जो है उत्पीड़क वर्ग है। ये दोनों वर्ग जो है मध्यम वर्ग इसमें जो है शामिल नहीं है और ये उत्पीड़क वर्ग में केवल छोटे मोटे ग्रुप शामिल हैं। तो इसके बीच क्या है, एक तरीके से शांति है। क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग सोया हुआ है, वो कुछ कर नहीं रहा है। अगर यही मध्यम वर्ग इसके साथ आ जाता तो यह शांति जो है खत्म हो जाती। इसीलिए एक अभूतपूर्व शांति में योगदान देती है, क्योंकि दूर है तो शांति है। इन सबसे बड़ी बात की इन सबसे ऊपर इसका मतलब कि एक कुख्यात हिस्ट्री सीटर को दंडित करने के लिए सरकार पर अपर्याप्त सार्वजनिक दबाव डाला गया है। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि सरकार पर जो है बहुत जो दबाव डालने के लिए मजबूर किया गया वो इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है। क्यों? क्योंकि चंद लोग हैं। सरकार के लिए ये सरकार तब चेतन होती है, तब जागरूक होती है, तब जाकर के वो कोई पीछे हटती है जब देश का कोने कोने से आवाज आए, तब लगता है कि कुछ हो रहा है। और जब चंद लोग 400, 500, 1000, 10,000 लोग रहते हैं तब इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यह जो है इनसफिशिएंट है। राइटर ऐसा कह रहे हैं कि ये दबाव पर्याप्त नहीं है। और यह जो दबाव डाला गया है, पहली चीज की जो सरकार और सिस्टम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जितने जो यौन उत्पीड़न है उसका समाज में सामान्यकरण कर दिया गया है कि यानी कि जो भी घटनाएं होंगी वो नॉर्मलाइजेशन से लोग देखेंगे कि यह तो सामान्य है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात राइटर के द्वारा की जा रही है। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा लंबा वाला आर्टिकल था। अब यहाँ पर जो बात की गई है, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जहाँ तक आपका विचार है कि ऐसे मेट्रो में जो संभ्रांत वर्ग है, मध्यम वर्ग को आवाज़ अपनी उठानी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं न कहीं घटना घटती है तो उससे पूरा देश प्रभावित होता है। और जब सुधार करने का मौका मिलता है तो लोगों को खुल करके आना चाहिए, तब जाकर के चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, बदलती हैं। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा आर्टिकल है वो है ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। इसमें राइटर ने पूरा ई एजुकेशन की लोकप्रियता जो है उस पर अपना विचार जाहिर किया है। यानी कि मौजूदा समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उस पर अपना विचार इन्होंने डाला है। और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। अगर ऑनलाइन राइटर करेंगे, अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो सन 2000 में जैसा कि सबको पता है कि आर्थिक मंदी आई थी, वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, वैश्विक आर्थिक संकट अपने चरम पर था। लेकिन जो आर्थिक संकट था उस समय भी सलमान खान यानी कि जो खान अकादमी है वो ऑनलाइन शिक्षा वीडियो उस वर्ष भी जारी किया और उसमें हजारों शिक्षार्थी जो थे उसको आकर्षित किया, जो हजारों विद्यार्थी थे उसको उन्होंने आकर्षित किया। नो डाउट कि यह एक गैर लाभकारी उद्यम है और जो इसका फाइनेंस किया जाता है, जो वित्त पोषण किया जाता है, गेट्स फाउंडेशन, गूगल, एलन मस्क जैसे लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें स्कूल से लेकर के स्नातक स्तर तक के शिक्षार्थी शामिल होते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 130 मिलियन विद्यार्थी हैं, जो ऑनलाइन शिक्षा की अस्थायी लोकप्रियता को दर्शाता है। यानी कि पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो 130 मिलियन विद्यार्थी इसमें इंक्लूड हैं और उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन सिस्टम, जैसे मैं ही हूँ, अब आपको ऑनलाइन मुफ्त में शिक्षा प्रदान करता हूँ यूट्यूब पर, आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हो। दूसरा, ऑनलाइन ये लोकप्रियता क्यों है? क्योंकि आपके पास चॉइस रहता है, आपको पैसा नहीं देना है। दूसरा, आपको अगर लेक्चर नहीं पसंद है तो आप सीधा सीधा दूसरे यूट्यूब चैनल को पकड़ लेते हो। तीसरा, आप
आपको जहाँ कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप अपने विचार को रखने की स्वतंत्रता है। आप लिख सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, झिझक के बगैर पूछ सकते हो। जबकि परंपरागत चीज़ों में ऐसा नहीं होता। परंपरागत में अगर एक बार आपने एडमिशन ले लिया उस कॉलेज में, तो आपको वहीं पर रूबरू होना पड़ता है, चाहे जैसा टीचर हो। वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं रहती है। 2011 के बाद से दुनिया जो है, 2011 में जब ये आर्थिक झटका लगा था 2008 से लेकर के कुछ वर्षों तक, तो दुनिया आर्थिक झटकों से उबर चुकी है। और अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो बहुत सारे लोग जो उभर करके आए हैं, जो ऑनलाइन शिक्षा को जो है आगे लेकर के चलने की बात करते हैं। जैसे मोक्स हो गया, MOOCS मॉक्स हो गया, ओडेसिटी हो गया, MIT हो गया। हार्वर्ड द्वारा मई 2012 में मोक्स कंपनी के रूप में EDX बनाने के लिए हाथ मिलाया गया। अब यहाँ पर जहाँ तक भारत की बात है, भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत में दो संस्थान जो है निकल करके सामने आए। एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई और दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु। ये शुरुआती मूवर्स रहे हैं, यानी कि यही दोनों संस्थान जो है शुरू में निकल करके सामने आए, ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने का वर्क किए। तो दोनों जैसा कि आज आप बाईजूस प्लेटफॉर्म जो देखते हो, वो पूरी की पूरी ऑनलाइन सिस्टम है और एक बहुत छोटे से स्तर पर उसने शुरुआत किया था। दोनों संस्थान EDX प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मोक्ष पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। इसका जो लक्ष्य है, मोक्ष पाठ्यक्रम में तरह तरह के जो पाठ्यक्रम होते हैं, तकनीक, सामाजिक, अकाउंटिंग, जितने भी पाठ्यक्रम होते हैं, EDX प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको प्रदान करना। 2021 तक की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप में लगभग 35 मोक्ष लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद थे। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप जा करके अपनी मनपसंद से शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, सीख सकते हो। नहीं पसंद आया तो उसको चेंज कर सकते हो। कम मात्रा में आपको पैसा देना पड़ता है, या तो पैसा देना ही नहीं पड़ता, या तो कम मात्रा में देना पड़ता है। अगर विकासशील देश की बात करें तो भारत जो है दुनिया 2017 में दुनिया के सबसे बड़े LMS लर्निंग प्लेटफॉर्म सिस्टम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2017 में स्टडी वेट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स जो है लॉन्च किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग पोर्टल में से एक है। तो ये जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और यह पूरे जो है दुनिया में सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर इस पोर्टल पर आप जा करके अपनी मनपसंद व्यवस्था में चुन सकते हो। कोई भी टॉपिक लेकर के आप कर सकते हो वहाँ पे, और कहीं भी आप एडमिशन्स ले सकते हो। तो 2021 की अगर बात करें तो दुनिया में जो मोक्ष शिक्षार्थी हैं उनकी संख्या 220 मिलियन थी। चीन को छोड़ दिया गया, चीन की बात को छोड़ करके इनकी बात किया गया। अब जनरेटिव AI की बात आती है। जनरेटिव AI क्या है? उच्च नामांकन संख्या रहती है जो ये प्लेटफॉर्म रहते हैं। आज भी यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो जो स्टूडेंट हैं, करोड़ों स्टूडेंट जुड़े होंगे, लेकिन इसके बावजूद जो वित्तीय कंडीशन होती है, इनकी जो वित्तीय कंडीशंस होती है वो बहुत नाजुक होती है। LMS से जुड़े रख रखाव खर्चों के कारण और आंशिक रूप से शिक्षार्थी को आधार बढ़ाने के लिए किए गए विपणन लागत के कारण मोक्ष प्लेटफॉर्म का परिचालन व्यय अधिक होता है। तो मोक्ष जो विपणन लागत होती है उसका प्लेटफॉर्म क्या होता है, परिचालन व्यय, उसका रख रखाव, वो बहुत बहुत अधिक आ जाता है, बहुत ही एक्सपेंडिचर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसका जो रख रखाव होता है उसका खर्चा आता है। आंशिक रूप से जो शिक्षार्थी होते हैं वो उसका आधार बढ़ाने के लिए विपणन लागत उसमें आती है, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षार्थी बढ़ते जाते हैं उनके लिए जो कोर्स लगता है, जो कोर्स की बात की जाती है, वह कोर्स जो है बहुत सारे वेराइटीज़ में होते हैं। तो उन वेराइटीज़ को रखने के लिए, उन वेराइटीज़ को जो है रखने के लिए ये बात की जाती है। अब इसकी वजह से मैक्सिमम जो है खर्चा आता है, मैक्सिमम जो है उसका व्यय जो है एक्सपेंडिचर वो बहुत मैक्सिमम आ जाता है। राजस्व पक्ष पर अगर प्रवेश स्तर के पाठ्यक्रमों को मुक्त करने की बात करें, यानी कि जो प्रवेश लेंगे, प्रवेश स्तर के पाठ्यक्रम लेंगे, उसके पाठ्यक्रम में जो एडमिशन लेंगे, अगर उसके पक्ष की बात की जाए तो वो मुफ्त में रहता है, कम शुल्क पर पेश किया जाता है। और इसकी जो प्रथा है
इन प्लेटफार्मों द्वारा सामना किए गए वित्तीय संकट को और बढ़ा देता है। यानी कि जैसे यूट्यूब पर आप देखते होंगे, यूट्यूब पर क्या होता है कि फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप जाइए वहाँ पर। अब पैसे वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, आप जाइए वहाँ पर, कोई भी सिस्टम ऑन करिए, आपको वहाँ पर लेक्चर से संबंधित वीडियो मिल जाएगा, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस आता है वो बहुत हायर रहता है। ये इस तरीके से जो कम शुल्क होता है, मुक्त शुल्क होता है, ये जो है वित्तीय संकट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और अगर इंटेक्स की चैट जीपीटी की बात करें, तो जो प्लगइन है उसके जो इच्छुक विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्लेटफॉर्म और पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पता लगाने में मदद करता है। यानी कि जो चैट जीपीटी प्लगइन है, इच्छुक विद्यार्थी कौन सी किसके अनुरूप अपना प्लेटफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कैसे पाठ्यक्रम का पता लगा सकते हैं, कौन से पाठ्यक्रम उनके लिए बेस्ट रहेगा, इस इसका जो है बेहतरीन वो एक तरीके से जानकारी ले सकते हैं। अब अगर खान अकादमी की बात करें, खान अकादमी का अगर चेक बॉक्स की बात करें, तो जो खान मीगो है वो शिक्षार्थियों के विचारों तेजक प्रश्नों के साथ चुनौती देता है। जो अब जबकि जो एडीएक्स की बात होती है, जो एडीएक्स विशेषज्ञ हैं और कौरासेरा के एआई कोच आभासी सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ये लोग जो है अपना आभासी सहायक के रूप में ये लोग कार्य करते हैं चैट जीपीटी के रूप में, जो एडीएक्स के विशेषज्ञ होते हैं। इनका वर्क क्या होता है? प्रश्नों का उत्तर देना, असाइनमेंट पर प्रतिक्रिया प्रदान करना, बड़ी मात्रा में सामग्री को त्वरित सारांश उत्पन्न करना, और तेजी से जो है ये सब परीक्षा का अंक प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखना दिलचस्प और आकर्षक होता जाता है, वो क्या काम होता है, जब जैसे जैसे आप सीखना और मैक्सिमम अट्रैक्टिव हो जाता है, वो क्या होता है, ड्रॉप आउट की संख्या कम होने लगती है। यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम पर जब आप जब ऑनलाइन सिस्टम पर आप सीखते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑनलाइन जो डिग्री ग्रहण करते हैं, यानी कि जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, अगर वो जो है पसंद नहीं है तो लोग छोड़ देते हैं। लोग क्या काम करते हैं कि उनको जो है वहाँ पर अगर उनको सीखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेक्चर बोरिंग लग रहा है, तो वो तुरंत के तुरंत वहाँ पर छोड़ देते हैं, और नामांकन के बावजूद वो छोड़ देते हैं। ये उनकी जो वित्तीय कंडीशंस है उसको गिराने में मदद कर देता है। जो ड्रॉप आउट की संख्या कम होती है, तो ये जो है जब आप इस सब चीज़ों को अच्छे से बनाओगे, यानी कि लड़के आएँ, बेहतरीन ढंग से शिक्षा ग्रहण करें, अपने मनमाफिक कोर्स को चुनें, उनको जहाँ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है उस टीचर से जुड़े जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट हों, उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बौद्धिक स्तर पर विकास करें, तो अब वहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन होता है लड़कों का, तो वहीं पर लड़के सबसे ज़्यादा चूज करते हैं। तब जा कर के जब ड्रॉप आउट की संख्या कम होने लगती है, तो जो प्रोग्राम होता है वो डिग्री देने वाले कार्यक्रम की तरफ जो संस्थान होते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर भारत के स्वयं की बात करें, तो भारत का जो स्वयं है वो अभी तक एआई के प्रति, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि यह जो इस जो सिचुएशन से इस समय जो चल रहा है ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की, वो मांग करता है, और उसकी मांग एक दिलचस्प कहानी है कि जो स्वयं उपयोगकर्ता समुदाय 2025 तक काफ़ी मात्रा में ग्रो कर जाएगा, और भारत में जो इंटरनेट के सक्रिय यूजर्स हैं वो 900 मिलियन तक और बढ़ जाएंगे। तो इस दिशा में जो स्वयं है वो बहुत ही ज़बरदस्त वर्क कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम इंटरनेट यूजर हो जाएंगे लगभग 900 मिलियन, और सब लोग ऑनलाइन से जुड़ जाएंगे। तो स्वयं जो है इस तरीके में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तो क्योंकि जब मैक्सिमम इंटरनेट से लोग जुड़ेंगे, तो जो प्लेटफॉर्म से संबंधित संस्थान हैं, एआई आधारित शिक्षण और शिक्षण सेवाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप स्थित प्लेटफॉर्म के विपरीत स्वयं सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित होता है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समावेशी और क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग के सिद्धांतों द्वारा संचालित होता है। वास्तव में होता क्या है कि जो आने वाला वर्ष है, स्वयं पाठ्यक्रमों के प्रवाह की संभावना क्रॉस डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम पेशकशों की दिशा में अधिक है,
और ये असंरचित डेटा का उपयोग करते हैं। यानी कि जितना भी कोर्स होता है, पहली चीज़ कि उस कोर्स के लिए जितना भी कोर्स अवेलेबल है उसका पाठ्यक्रम कितना है, कहाँ पर क्या करना है, कैसे लेकर के चलना है, कितने यूजर्स हैं, कितने एडमिशन लिए, कितने छोड़े, ये सब जो डाटा है, ये सब डाटा अभी सुव्यवस्थित ढंग से उतना ज़्यादा नहीं है। तो इन सब डाटा को एक व्यवस्थित ढंग से करना सबसे बड़ा उपयोग साबित हो सकता है। एक संरचित तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से डेटा के उपयोग को लेकर के चलें और स्वयं इस स्थिति को व्युत्पन्न करने के लिए एक आदर्श स्थिति साबित हो सकता है। तो स्वयं को जो है उसको गवर्नमेंट जो ये पहली चीज़ की स्वयं क्या है, सार्वजनिक वित्त पोषण है, यानी कि इसका जो वित्त पोषण किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसमें सुधार करके और लोगों को जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा एडिटोरियल एनालिसिस था। अब न्यूज एनालिसिस पर हम लोग चलते हैं। जो न्यूज आई है, पहली चीज़ की परमाणु बम के विषय में लेकर के आई है। जो न्यूज एनालिसिस का पृष्ठ है वहाँ पर आप देखिए, थिंक टैंक है, एक सिप्री थिंक टैंक है, और उस थिंक टैंक के जो मुताबिक अभी तक जो थिंक टैंक ने अपना शीर्षक निकाला है, वो निकाला है कि चीन के पास अमेरिका या रूस के जितने ICBM हो सकते हैं। ICBM दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक तो आपने स्टोर करके रखा है, दूसरा आपने उसमें वारहेड लगा करके रखा है, आपको केवल एक्टिव करना है। और कोई भी देश की जो मिसाइल होती है उसको एक्टिवेट करने में अगर उसमें वारहेड लगा होता है तो मैक्सिमम 30 से 35 मिनट का समय लगता है। तो चाइना सिप्री जो वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, उस वार्षिक रिपोर्ट में उसने सीधा कहा है कि चाइना जो है जनवरी 2022 में 350 वारहेड उसके पास एक्टिव मोड में थे, और 2023 में परमाणु जो शस्त्रागार की संख्या है उसको बढ़ाकर के 410 वारहेड कर दिया गया है। ऐसा हो सकता है कि चाइना के पास 410 परमाणु बम एक्टिव रूप में हो। अगर परमाणु बम की संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है, 7,800 कुछ है, दूसरा रसिया के पास है। लेकिन एक्टिव मोड में कितने हैं? अगर एक्टिव मोड की बात करें तो अमेरिका के पास 1770 परमाणु बम ऐसे हैं जो तैनात किए गए हैं, केवल उनको बटन दबा करके क्लिक करना है, बाकी वो एक्टिवेट ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में हो जाएंगे। रसिया के पास 1674 परमाणु बम ऐसे हैं जो तैनात हैं। यूके के पास 120 परमाणु बम, फ्रांस के पास 280 परमाणु बम, इंडिया ने अभी तक एक भी परमाणु बम को तैनात नहीं किया है, वो जो है स्टोर किया है। इंडिया के पास जो है 164 स्टोर रूप में है, पाकिस्तान के पास 170 स्टोर रूप में है, नॉर्थ कोरिया के पास 30 और इजराइल के पास 90 परमाणु बम है। ये तो परमाणु बम की बात थी। अब अगर बात करें पोषण ऐप की, पोषण ऐप क्या है? दूसरा जो न्यूज है, पोषण ऐप जो है वह प्रवासी श्रमिकों को स्थानांतरण के दौरान आंगनवाड़ी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करता है। यानी जो प्रवासी श्रमिक होते हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में उनका मूल निवास है लेकिन वो काम करने के लिए महाराष्ट्र, बिहार, अदर जगह पर, अदर राज्यों में गए हैं, उनका स्थानांतरण के दौरान अगर वो महाराष्ट्र में हैं, यूपी में हैं, यूपी के हैं और महाराष्ट्र में गए हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ के जो नियर आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ तक वो पहुँच सकने में मदद कर सकता है। यह पोषण ऐप होता क्या है कि जो 57 अभी क्या है, इस इफेक्ट क्या है कि 57,000 से जो अधिक प्रवासी हैं, अधिक प्रवासी श्रमिकों को वन नेशन वन आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत पंजीकरण कराया गया है, जिसके तहत लोग जो भले ही लोग दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो जाते हैं, वह 6 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा दिए गए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस ऐप के मदद से आप जो है कई सारे जो लाभ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है सूत्रों के मुताबिक कि जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पर जो पोषण ट्रैकर ऐप लगा हुआ है उसका उपयोग करके केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के माध्यम से यह संभव हो पाया है। यानी कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है, उस पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से यह जो है संभव हो पाया है। लोगों को जो सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से दी जाती हैं आंगनबाड़ी कार्यक्रमों तक, उनको वो मिलता है। अगर आंगनबाड़ी केंद्र जो चाइल्ड केयर सेंटर है उसकी गतिविधियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा वितरण और गर्भवती महिलाओं जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लाभार्थी प्रबंधन का एक दृश्य प्रदान करता है। यानी कि यह ऐप बहुत यूजफुल है, बहुत सारे में मदद करता है। यह श्रमिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टर को डिजिटाइज करता है और स्वचालित भी करता है। यानी कि स्वयं से ये एक बार आप रजिस्टर कर लीजिए, इसके बाद ये खुद आपको
जो है सूचनाएं प्रदान करता रहेगा, आपके विषय में जानकारी देता रहेगा। उनके काम की गुणवत्ता सुधार करने में मदद करता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुशल सेवा वितरण के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से खरीदे गए स्मार्टफोन प्रदान किए जा रहे हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 8.66 लाख ऐसे फ़ोन खरीदे गए हैं। अब तक 6.5 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तकनीकी सहायता प्रदान करने और किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए एक नोडल ऑफिसर वहां पर मौजूद रहता है, जो लोगों की समस्याओं को सुनता है और उस पर अपना विचार देता है, उसको हल करने के लिए प्रयास करता है। जो प्रवासी श्रमिक हैं, जिनका जो है अपने मूल राज्य में पंजीकरण है, यानी कि वो रहने वाले यूपी के हैं और काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और अपना जो मूल राज्य में पंजीकरण कराया है, यानी कि जहाँ पर उनका निवास स्थान है यूपी में, तो वह अपने वर्तमान निवास स्थान के निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में जा सकते हैं। यानी कि मूल निवास में पंजीकरण कराया है, उसका आपके पास डाटा है, और आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो महाराष्ट्र में जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर अगर कोई आंगनबाड़ी केंद्र है तो वहाँ पर आप सीधा जा करके सारी की सारी योजनाओं का प्रॉफिट ले सकते हो, लाभ ले सकते हो, और दी जाने वाली योजनाओं और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। 2018 की अगर बात करें तो 2018 में जो पोषण अभियान हुआ था, उसके शुभारंभ के बाद कुल 10.6 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 47.6 लाख स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 7.48 करोड़ गर्भवती महिलाएं और बाकी जो है बच्चे हैं, तो इनको जो है लाभ प्रदान किया गया है। दूसरा जो है कोविन टीकाकरण लेकर के, जो कोविड टीकाकरण आया था उस पर अभी डाटा की चोरी हुई थी, लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि डेटा जो है बाहर चला गया है, लोग अपना वहाँ पर मोबाइल जैविक डाटा जो भी होता है वो सब बाहर गया है। लेकिन सरकार ने सीधा सीधा मना कर दिया कि जो कोविन है वो बहुत ही सुरक्षित है पोर्टल, उस पर किसी का भी जो डाटा गोपनीयता है उसका पर्याप्त ध्यान रखा गया है और यह बाहर नहीं गया है, अभी बहरहाल सुरक्षित है। अब अगर भारतीय खुदरा मुद्रा स्फीति की बात करें तो जो भारत की जो खुदरा मुद्रा स्फीति होती है वो अप्रैल में 4.7 से घट करके 4.25 हो गई है, और आरबीआई जो है, आरबीआई का मैंडेटरी कितना है मुद्रास्फीति का, मैक्सिमम 6% और मिनिमम 4%, इन्हीं दोनों के मध्य में मुद्रास्फीति होनी चाहिए। और यह मुद्रास्फीति की जो गाइडलाइन है, आरबीआई की जो गाइडलाइन है 6% की ऊपरी सीमा से नीचे रही है, और अब आरबीआई के माध्यम से अवधि के लक्ष्य 4% के करीब है। उपभोक्ताओं द्वारा जो सामना किया गया है खाद्य पदार्थों में, मूल्य 2.91% तक इनका जो प्राइस है वो कम हो गया है खाद्य पदार्थों का, लेकिन यह सभी खाद्य पदार्थों में नहीं कम हुआ है, केवल कुछ में ही कम हुआ है, बाकी में भी बढ़ा है। यही बात आगे कही जा रही है कि लगातार ये तीसरा महीना है जब मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपरी सहनशीलता से 6% ऊपर बनी हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अगर बात करें तो यह लगातार दूसरे महीने में 0.51% तक बढ़ा है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.7% बढ़ा, अप्रैल में 0.6% बढ़ा था और वर्तमान में 0.7% है। शहरी अगर उपभोक्ता की बात करें तो 4.27% मुद्रास्फीति का इनको सामना करना पड़ा, जबकि ग्रामीण को 4.17%, यानी कि ग्रामीण इलाकों में डिमांड कम हुई है, मुद्रास्फीति का सामना कम करना पड़ा है। मई अगर 2022 की बात करें तो जो कीमत है उसमें 16% और 8.8% की गिरावट के साथ खाद्य पदार्थ में सब्जियों और खाद्य तेलों में मुद्रास्फीति की गति को कम करने में सबसे अधिक योगदान दिया है, यानी कि जो खाद्य तेल हैं और जो सब्जी हैं इसमें 16% और 8.8% की गिरावट हुई है, तो मुद्रास्फीति ऑलरेडी गिर गई है। इसी समय जो अनाज है, जैसा कि अभी हमने बताया कि सारे कमोडिटी में जो है गिरावट नहीं आई है, कुछ में बढ़ा है कुछ में कम हुआ है। तो जो अनाज है 12.7%, दाल 6.6%, दूध में तो ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जो पैकेट पहले 52 का आता था वो अब 68 का हो गया। दूध में 8.91% की मुद्रास्फीति। मसाला में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, पहले 1 रुपये का पैकेट आता था, अब 5 रुपये का आने लगा, तो जो मसाला है वो 17.9% की मुद्रास्फीति से बढ़ी है। तो राइटर इस पे कह रहे हैं कि बहुत ही चिंता का विषय है। मुद्रास्फीति बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? अर्थशास्त्रियों का जो कहना है कि सबसे बड़ी चीज़ की अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो दो चीज़ों से, एक एब नॉर्मल की कंडीशंस में, एब नॉर्मल का मतलब होता है कि असामान्य कंडीशन, जैसे कि इस समय एल नीनो आया है,
अल नीनो के आने से बारिश की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। अल नीनो बारिश को रोक देता है, और जब बारिश नहीं होगी तो किसान, जाहिर सी बात है, अनाज कम उत्पादन होगा, और जो अनाज स्टोर होकर रखा रहेगा वो महंगा बिकेगा। तो इसलिए जो महंगाई होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो ये खाद्य कीमत में क्या करता है, जो कीमत होती है, खाद्य कीमत, उसको ग्रो कर देता है। और समग्र मुद्रास्फीति का पता लगाने के लिए ये महत्वपूर्ण कारक होता है। हालांकि राइटर कह रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 2023-24 की जो पहली तिमाही है उसमें केंद्रीय बैंक के 4.6% के नीचे मुद्रास्फीति औसत रहेगी, भले ही जून में जो है मुद्रास्फीति ऊंची हो गई हो। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं मदन सबनवीस, इन्होंने कहा है कि घरेलू सामान, व्यक्तिगत देखभाल और स्वास्थ्य में 6% से अधिक मुद्रास्फीति चिंता का कारण है। यानी कि जब आप घरेलू सामान खरीदने जाते हो, व्यक्तिगत देखभाल की बात करते हो, स्वास्थ्य सेवा की बात करते हो, तो यह सब 6% से अधिक मुद्रास्फीति है, और ये बहुत ही बैड इफेक्ट है। क्योंकि यह, और इसके साथ साथ ये भी ये कहते हैं, क्योंकि यह जो संकेत देता है वह संकेत है कि कंपनियां अभी भी जो ये सब सामान तैयार करने में प्रोडक्ट लगता है और जो उस पर लागत आती है वो लागत सीधा सीधा कस्टमर के ऊपर पारित करने की प्रक्रिया में है, उस पर कोई छूट देने की कंडीशंस में नहीं है। तो इस तरीके से ये मुद्रास्फीति थी। अब एक यहाँ पर जो न्यूज है वो है बिजोरिया। बिजोरिया एक चक्रवात है जो आज जो है 14-15 जून को गुजरात के कच्छ के और सौराष्ट्र के तट पर पहुंचेगा। आईएमडी जो भारतीय मौसम विज्ञान है उसने सीधा सीधा चेतावनी दिया है कि ये जो चक्रवात है इसकी जो गति होगी 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी, और यह जो है चक्रवाती तूफान लेकर के आएगा। मोबाइल सिग्नल, अन्य सिग्नल्स, बिजली के तार, खंभे, ये सब में बाधा पहुंचाएगा। और इसके अलावा जो समीक्षा की बात की गई कि जो वहाँ पर तैयारी की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर खुद जाकर के समीक्षा किया। सेना की टुकड़ियाँ लगा दी गई हैं, एनडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं वगैरह वगैरह, और 7,000 लोगों को एक अस्थायी विस्थापन केंद्र में स्थापित कर दिया गया है। यानी कि जो मोर्चा होता है वह केंद्र सरकार के द्वारा संभाला गया है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के सामने किसी की नहीं चलती। अब देखना होगा कि कितना यह प्रभाव डालता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा न्यूज और एडिटोरियल एनालिसिस था, और आज के दिन मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि मैंने 3 बार 1-1 घंटे लगातार बोला और 3 के तीनों बार किसी न किसी रूप में व्यवधान पहुंचा। तो ये जो है ये तीसरी बार है वीडियो। आप लोग जितना हो सकेगा उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पर नेक्स्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।